दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, और आज ये पूरा वन शॉट होने वाला है। ये वन शॉट डेडिकेटेड है मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, प्लस जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और जिन लोगों ने कोर्स में भी एडमिशन ले रखा है, वो सारे लोग मिलकर इस पूरे वन शॉट को कायदे से पढ़ेंगे और उसके बाद अच्छे से फिजिक्स का पेपर करके आएंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, 10 वीडियोस उसमें और डाल रखी हैं। 10 वो वीडियोस देख लेना, एक ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख लेना। 70 में 60 नंबर का पेपर आप कर लोगे फिजिक्स का। फिर 10 नंबर कितने बचे, तो अभी 2 3 4 हम पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। उन्हें देखने के बाद आप 70 में 70 का फिजिक्स का पेपर करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। गला बहुत ज़्यादा खराब है, वीडियो बड़ी है तो बहुत ज़्यादा गदर नहीं काटेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। पूरी किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो छांट लिए हैं। बाकी पेपर वगैरह सॉल्व करवाएंगे तो उसमें भी आपको मिलते रहेंगे भाई। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जो पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे बड़े, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सब कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल होके हम लोग चलेंगे भाई। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है भाई, इस तरीके का सवाल पेपर में 1 नंबर में आता है। एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि भैया आवेश का मतलब क्या है, Q दे रखा है। तो Q का मान कितना दे रखा है, -3.2 दे रखा है। धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से लिखते हैं। N इज द फाइंड आउट भाई। ठीक, Q माने आवेश आपको दे रखा है, N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है कितना होता है, तो 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। ये E की वैल्यू दे रखी हो या ना दे रखी हो आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, Q बराबर N × E। Q का मान कितना है, -3.2 है, बराबर N का मान हमें चाहिए है। E का मान 1.6 × 10 की घात -19 आ जाएगा। 16 से काटोगे, 16 दूनी 32 कटेगा। माइनस का 19 जब इधर आएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, यानी N बराबर आंसर कितना आएगा, -2 × 10 की घात -19। आंसर माइनस में आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, यानी माइनस ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई, अधिकता होगी। यानी सरल भाषा में कहें तो इस पहले फॉर्मूले से, ये भैया जो हम सवाल आपको लगवा रहे हैं 150 जितने भी लगेंगे, ये सवाल नहीं है, ये वैरायटी है, उतने फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, Q बराबर N × E होता है। ठीक, Q क्या है, यहां आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E होता है भैया मूल आवेश। इसका मान आपको याद होना चाहिए 1.6 × 10 की घात -19 भाई। ठीक, प्रैक्टिस के लिए यहां पर एक सवाल हमने लिख दिया है, ये भी आया हुआ है यूपी बोर्ड में, कि Q का मान अगर इतना हो 2.4 × 10 की घात -18, तो N की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। ठीक, आप Q बराबर N ही रखिएगा और ट्राई करके देखिएगा कि यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आएगी भाई। तो ये पहली वैरायटी हो गई है। चलते हैं दूसरी वैरायटी की तरफ भैया। ठीक, एक इस तरीके का सवाल भी 1 नंबर में आता है और कई बार आया हुआ है भाई। क्या सवाल होता है, जरा समझिए। सवाल होता है कि 2 बिंदु आवेश है, ध्यान से समझिए। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल काम करता है। हमने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था। कूलाम का नियम क्या होता था बताओ, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये कूलाम का नियम होता था। जब आवेशों के बीच में क्या होता था, या तो वायु होती थी या फिर निर्वात, यानी कुछ भी नहीं होता था भाई। इधर आवेश मानते थे Q1, इधर मानते थे Q2, और बीच की दूरी हम लोग मानते थे R। यही कूलाम का नियम था। लेकिन जब कभी आवेशों के बीच एक परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है तो फार्मूले में नीचे क्या आ जाता था भैया, K आ जाता था। तो जब भी कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो यहां F की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 80 दे रखी है। F की वैल्यू कितनी है, 80 है। जब इन्हीं आवेशों को परावैद्युत, तो परावैद्युत के लिए K लगा देते हैं, तो F K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 न्यूटन दे रखी है। आपसे कह रहा माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी K की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फार्मूला होता है F/FK बराबर K। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला आप लगाओगे, 80 ऊपर रख दोगे, 8 नीचे रख दोगे, K का मान कितना आ जाएगा भैया, K का मान आ जाएगा 10। तो इस तरीके से अगर आपसे K की वैल्यू पूछता है तो ये विकल्प में या फिर 1 नंबर में इस तरीके के सवाल आपको
मिल सकते हैं। तो दूसरी वैरायटी में आपने क्या सीख लिया, F/Fk की वैल्यू कितनी होती है, K यानी परावैद्युत पदार्थ के बराबर होती है भाई। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। पहले थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर हम लोग बड़े की तरफ भी चलेंगे और बहुत सारे सवालों को लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश, जैसे ही आपने कहा बराबर परंतु विपरीत, हमें विद्युत द्विध्रुव याद आ गया। कैसे याद आया, द्विध्रुव क्या होता था बताओ, इधर माइनस क्यू होता है, इधर क्या होता है मेरे भाई प्लस क्यू होता है। बीच की दूरी कितनी होती है बताओ, 12 होती है। बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। एक माइक्रो कूलाम यानी क्यू की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है, एक माइक्रो कूलाम। आपको बता दें, जब भी कभी माइक्रो हटाते हैं तो माइनस के 6 कूलाम लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात माइनस के 6 कूलाम होते हैं। ठीक, तो अगर माइक्रो में दे रखा है तो एम के एस पद्धति में यानी आवेश का मात्रक जो कूलाम होता है उसमें बदलने के लिए माइक्रो की जगह पे माइनस का 6 लगा लिया। कह रहा आवेश के बीच की दूरी कितनी, 2 मिलीमीटर है। तो मेरे भाई द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी को 12 से लिखते हैं। तो 12 कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर हटाएंगे तो माइनस के 3 लगाएंगे, मीटर बन जाएगा। क्योंकि 1 मीटर में 1000 यानी 10 की घात 3 मिलीमीटर होते हैं। तो जब भी कभी मिलीमीटर दे रखा हो उसकी जगह पे लिख देंगे 10 की घात माइनस के 3 और ये मीटर बन जाएगा। लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर में चलाएंगे, एम के एस पद्धति चलाएंगे भाई। ठीक, तो कह रहा इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण को कहा लिखते थे भाई, पी से लिखते थे, सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको। फॉर्मूला लगा देंगे, बताओ P बराबर Q इंटू 12 लगा देंगे। Q की वैल्यू कितनी है, 10 की घात माइनस के 6 है। 12 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3 है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर आएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 9। मात्रक होगा कूलाम मीटर। तो इस तरीके से आप द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे अगर आपसे पूछा जाए भाई। ठीक, फिर चलते हैं हम लोग चौथी वैरायटी की तरफ। इस तरीके के सवाल पेपर में खूब आते हैं। एक हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी लगा रखा है और एक आपको लगवा दे रहा है। समझिए, आपको ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे यहाँ पे ई वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, 4i कैप प्लस का 3j कैप। ठीक, आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है कितनी मेरे भाई, तो 2j कैप दे रखी है। आपसे फ्लक्स पूछेगा यानी फाई। सीख लो, फाई बराबर होता है ई डॉट ए। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए। ई की वैल्यू कितनी है भैया, तो ई की वैल्यू है 4i प्लस का 3j। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 2j। ठीक, ये डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा। अगर आपने 11th में अदिश गुणा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जब डॉट गुणा होती है, अदिश गुणा होती है, तो सिर्फ आई वाले की आई से गुणा करते हैं, जे वाले की जे से करते हैं, और के अगर होता तो के से करते हैं। यहां तो आई है लेकिन उधर आई नहीं है, मतलब आई की गुणा नहीं होगी। ठीक, यहां पे जे है और यहां पर भी जे है। जे के संग में 3 है, जे के साथ में 2 है, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, तो इस तरीके से फाई वाला सवाल भी आ जाता है। आंसर कितना आ गया, 6। फ्लक्स का मात्रक आपको बता चुके हैं अति लघु वाली वीडियो में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। निकाल के भी दिखाया है। तो अगर आपने वीडियोस देख रखी है तो आपको बहुत मजा आएगा भाई। ठीक, ऐसे ही एक ये सवाल है, ई की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस 4j प्लस 7k। एस की वैल्यू 10j है। आपसे फाई पूछ रहा है, इसमें सिर्फ j है तो j वाले की j से गुणा कर देंगे, 10 चौक 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप अपने आप भी लगा के देख सकते हो भाई। ठीक, ये हो गई चौथी वैरायटी। पांचवी वैरायटी की तरफ अगर हम लोग चलें तो पांचवी वैरायटी क्या है, इस तरीके का सवाल पेपर में आ जाता है। क्या सवाल है, कह रहा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी, तो दूरी को जाहिर सी बात है काहे से लिखेंगे भाई, r से लिखेंगे। 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है भाई, 4.5 दे रखी है, गुणे में 10 की घात 4 दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व बताओ। रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं लैम्डा से। फार्मूला मेरे भाई याद कर लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r। ये जब भी कभी आपको रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा दे रखा हो या पूछ रहा हो तीव्रता के टर्म में, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। ये वैरायटी हो जाएगी आपकी 5वीं। ठीक, मान इसका कितना होता है, कूलाम के नियम में आपको सिखा चुके हैं। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। 2 रख देंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है भैया, निकालनी है।
ठीक। बटे में आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 2 है, ये देखिए 2 दे रखी है। ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू है मेरे भाई 4.5 गुणे में 10 की घात 4, ये देखो भाई, ठीक। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4.5 एक कम 4.5, 4.5 दूनी 9 कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा भैया, 4 पावर से 4 पावर कट जाएगी, कितनी पावर बचेगी 5। इसे इधर लाएंगे तो लैम्डा बराबर भैया 2 आ जाएगा नीचे, यानी 1/2 आएगा, गुणे में पावर हो जाएगी माइनस में, तो 10 की घात माइनस के 5 आएगी मेरे भाई। यही इसका आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा भैया, ये देखो। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5 या फिर 1/2, ऐसे ही आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आवेश घनत्व तो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। आप उसे कैसे भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरल भाषा में जब भी कभी रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला पूछा जाए तो आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r होता है, ठीक है। और इसका मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है मेरे भाई, तो 9 गुणे में 10 की घात 9 होता है भैया, ठीक। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल ये आया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू है इतनी, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8, r की वैल्यू है इतनी, आपसे कह रहा है E की वैल्यू बताइए भैया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग चले, अगला सवाल मेरे भाई ये कई बार आया हुआ है, क्या सवाल है आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है, ठीक। 2 बिंदु आवेश है, जरा समझो। पहला आवेश कह रहा है 9e है, ठीक। दूसरा आवेश है प्लस का e, 2 आवेश है। कह रहा दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई 16 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश q को कहां रखा जाए। मान ले रहे हैं आवेश q को यहां पर रख दिया जाए, ये q रख दिया यहां पर, ठीक, कि वो संतुलन में हो। संतुलन का मतलब उस पर बराबर बल लगे, जितना बल ये लगाए F1 उतना ही बल ये लगे F2, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई पूरी दूरी कितनी है बताओ, 16 है। अगर हम कहें कि यहां से जो दूरी है, यहां से ये दूरी x है, मान ले रहा कि पहले वाले से इसे x दूरी पे रखा गया है, तो पूरी दूरी 16 है, ये वाली x है, तो इधर की कितनी बचेगी बताइए, 16 माइनस x बचेगी, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा, सिद्ध करके दिखाओ कि दोनों तरफ से संतुलन में हो, बराबर बल लगे। तो हम इन दोनों के बीच बल निकाल लें, देखना मेरे भाई, हम क्या करें, इन दोनों के बीच बल निकाल लें और इन दोनों के बीच बल निकाल लें, दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि सवाल कह रहा है संतुलन में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले निकाला 9e और संग में कौन है q, ये 2 आवेश हो गए, ये 2 आवेश मेरे भाई के बीच अगर हम लोग बल निकालें, कूलाम का नियम लगाएंगे, बताओ F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की जगह पे क्या है 9e है, Q2 की जगह पे क्या है q है, बटे में बीच की दूरी कितनी है x है, तो x स्क्वायर रख देंगे। समीकरण क्या हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी, ठीक। फिर अगर हम कहें इन दोनों के बीच, तो q और e के बीच अगर हम निकालें तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगी। Q1 की जगह पे q है, Q2 की जगह पे e है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 16 माइनस का x स्क्वायर है। समीकरण क्या हो गई, 2। दोनों भैया, यानी दोनों के बीच ये लग रहा है, ये इस पे इतना बल लगा रहा है, ये इस पे इतना बल लगा रहा है। अगर दोनों संतुलन में है, मतलब दोनों बल बराबर हैं, तो F1 और F2 को क्या कर देंगे बराबर। चला देखना भाई, F1 F2 के क्या कर देंगे बराबर, F1 F2 होना चाहिए बराबर। अगर संतुलन में ये है, यानी बराबर बल लग रहा है, तो F1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, 9e है, इनटू में q है, बटे में x स्क्वायर है, बराबर F2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, q इंटू e है, बटे में 16 माइनस का x स्क्वायर है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। e से e कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे भाई। क्या बचा जरा बताओ, अगर हम कहें यहां बचा है 9, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दें तो यहां बचा एक्स स्क्वायर बटे में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा। इधर से दोनों स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट आ जाएगा, 9 का रूट कितना बचेगा 3, इधर आएगा x बटे में 16 माइनस का x, इसे इधर भेज दें, गुणा करोगे 16 तियां कितना आएगा 48, माइनस x की गुणा होगी माइनस का 3x, बराबर में क्या चल रहा x, माइनस का 3x उधर भेजोगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 कितना 3 और 1 4x हो जाएगा। 4 से काट दें कितनी बार जाएगा,
12 बार, तो यानी x जो दूरी हमने मानी थी वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। यानी अगर q जो है 9e पहले वाले आवेश से, ये देखिए पहले वाले आवेश से जो हमने x दूरी मानी थी वो कितनी निकाल ली हमने, 12। यानी जो q की वैल्यू है, ये जो q है ये पहले वाले से अगर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो ये संतुलन में होगा भाई, ठीक। तो अगर ये 12 है तो इधर की कितनी रह जाएगी भाई, 4 सेंटीमीटर। यानी इधर वाले से 4 सेंटीमीटर, इधर वाले से 12 पे आप रखोगे तो इस पे बराबर बल लगेगा और ये संतुलन की अवस्था में रहेगा भाई, ठीक। ये है सवाल की वैरायटी नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। 12 सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक। फिर एक इस तरीके का सवाल आपको देखना होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है इस पूरी वीडियो के अंदर और बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है भैया, ठीक। देखो कह रहा 2 × 10 की घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम कहें द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं तो P कितना दे रखा है, 2 × 10 की घात -8 दे रखा है का एक द्विध्रुव 2 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र को कहा लिखते हैं E से, कितना दे रखा है, 2 × 10 की घात 5 दे रखा है मेरे भाई। 30 डिग्री, तो थीटा कितना दे रखा है बताओ, 30 डिग्री दे रखा है, पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U, हमसे पूछ रहा है बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक। तो आपसे अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ ले तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मेरे भाई होता है U बराबर माइनस का PE cos थीटा, ठीक। स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालने को कहेगा थीटा के टर्म में तो आप ये फार्मूला लगाओगे, U ऐसे ही लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। P की वैल्यू कितनी है तो 2 × 10 की घात -8 है। E की वैल्यू कितनी है तो 2 × 10 की घात 5 है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती तो √3/2 होती है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहें कि माइनस का 2√3 बचा और 8 में जाएगा 5 तो बचेगा 10 की घात -3 जो कि जूल में होगा मेरे भाई, और यही आंसर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। बल युग्म का आघूर्ण आपको प्रूव करा चुके हैं। टाउ बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। ये बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला है। P की वैल्यू आपको पता है, रख दो यहाँ पे, ठीक। P की वैल्यू फिर से एक बार रख दी 2 × 10 की घात -8। E की वैल्यू फिर से रख दी 2 × 10 की घात 5। sin 30 का मान 1/2 होता है। अगर कोई बायोलॉजी वाला बच्चा और उसे नहीं पता है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है तो भैया sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 1/2 रख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 8 में जाएगा 5 तो बचेगा 3, तो बल आघूर्ण आ जाएगा। तो यानी इस सवाल में आपने सीखा कि बल युग्म का आघूर्ण आप कैसे निकालोगे और स्थितिज ऊर्जा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालोगे भाई, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ। इस पूरी पीडीएफ में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो बार बार नहीं आया हुआ। अभी लास्ट तक हम लोग चलेंगे, तो ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जो हमने ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आज ये 11वीं वीडियो होगी मेरे हिसाब से, 11वीं या 12वीं जो भी है। आप डे 1 से देखना स्टार्ट करो, और डे 1 का मतलब ये नहीं पहले दिन देखना है, सुबह बैठो शाम तक देखते रहो। शाम को आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत आराम से अच्छे नंबर ला पाओगे भाई, ठीक है। बाकी अभी सीरीज चल रही है, देखते रहिए भाई, ठीक। क्या कह रहे हैं हम, किसी विद्युत द्विध्रुव में फिर कहानी वही है, प्लस का 20 माइक्रोकूलम माइनस का 20 माइक्रोकूलम, दो आवेश है, विपरीत है मतलब द्विध्रुव है, तो बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो Q का मान बताओ कितना दे रखा है 20। अभी आपको बताया माइक्रो हटाएंगे, माइनस के 6 लगाएंगे, कूलाम हो गया। कह रहा 1 सेंटीमीटर की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव में कहा से लिखते हैं 12 से। सेंटीमीटर हटाएंगे, माइनस के 2 लगाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर अक्षीय स्थिति में, अब देखो भैया आपसे कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में क्या निकालनी है, तीव्रता आपको निकालनी है, और इसके लिए जो दूरी दे रखी है r, वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, ठीक भाई। अब जैसे ही आपने अक्षीय स्थिति देखा, आपको अक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन याद आ गया। अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन क्या होता है बताओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ होता है भाई। ये हम लोगों ने अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन प्रूव कर रखा है। E हमसे पूछ रहा है, ये देखिए भैया, E हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, R की वैल्यू हमें दे रखी है, P
P नहीं पता, लेकिन P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो अगर हम सारे मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा भाई। तो हमने देखो यहाँ पर सारे मान रख दिए। कैसे रखे हमने, तो हमने सारे मान रख दिए 1/4πε0 मान रख दिया, 9 × 10⁹ 2 रख दिया। P बराबर Q इंटू 2L रखेंगे तो Q की वैल्यू पता है, 2L की वैल्यू पता है, R का मान 1 है तो नीचे 1 रख दिया। और जब आप इसे हल करोगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 आएगा। जीरो की बात करें तो 6 और 2 माइनस के 8 है, ये 9 और 1 प्लस के 10 है, 10 में से 2 8 जाएंगे तो 2 जीरो बचेंगे, यानी आंसर आएगा 3600 न्यूटन प्रति कूलम। इस सवाल में आपने क्या सीखा कि अगर आपसे अक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछ ली जाए तो डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपसे डेरिवेशन ही पूछा जाए भाई, ठीक। फिर एक इस तरीके का सवाल है भैया, ये खूब पूछा जाता है, U बराबर हाफ CV²। जब प्रूव करवा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था ये पेपर में आता है। क्या होता है, 100 माइक्रोफैरड, फैरड धारिता होती, तो C यानी धारिता कैपेसिटेंस कितना 100, तो 100 लिख लिया। माइक्रो हटाएंगे क्या लगाएंगे, माइनस के 6 लगाएंगे, बहुत बढ़िया। 10 वोल्ट, तो V कितना दे रखा है भाई, 10 वोल्ट दे रखा है। संचित ऊर्जा बताइए, U इज द फाइंड आउट है। क्या फार्मूला लगाओगे बताओ, U बराबर तो हाफ CV² लगाएंगे। C का मान कितना रख दोगे भैया, 1/2 ऐसे ही। C का मान हम कह दे रहे हैं 100 × 10⁻⁻⁶ रख देंगे। V² रखेंगे तो भैया 10 है तो 2 बार 10 रख देंगे। ये देख लो भाई, अगर हम कह दें 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे में 10⁻⁻2, या आप इसे 0.5 लिख सकते हो, या 5 × 10⁻⁻3 लिख सकते हो, जैसे भी आप हल कर लो। ओवरऑल इस फार्मूले में आप सीखो कि अगर संधारित्र की ऊर्जा पूछता है तो आप फार्मूला लगाओगे U बराबर हाफ CV² भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, चित्र वाला आ गया है। इस तरीके के सवाल में बच्चा कभी कभी फंस जाता है, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। समझो, सबसे पहले ये सवाल लगाने से पहले कॉन्सेप्ट समझो। हम लोगों को पता है कि कभी भी हम लोग आवेशों को, संधारित्रों को, प्रतिरोधों को 2 क्रम में जोड़ सकते हैं। अगर हम लाइन से जोड़ते हैं, जैसे ये लोग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इस लाइन वाले क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। और अगर हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर क्रम। जैसे हम क्या करें, ऐसे लाइन से जोड़ते चले जाएं, लाइन से जोड़ते चले जाएं, तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। और इसे ऊपर नीचे जोड़ें, सबका पहला तार एक जगह जोड़ दें, सबका दूसरा तार दूसरी जगह जोड़ दें, तो इसे समांतर क्रम कहते हैं, ठीक। तो श्रेणी समांतर ऐसे करके आप याद रखोगे। क्या कहोगे, मेरे साथ में बोलो, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर। QV, 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 ये क्यों बोलना है भाई, श्रेणी क्रम में आवेश सेम रहता है, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो सवाल ऐसे लगेगा, ऐसे क्या कह रहा सवाल, कह रहा जो 6 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है, साफ साफ दिखाई दे रहा, देखो ये 6 माइक्रोफैरड है, इसके लिए C की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक। सिरों के बीच विभवांतर, यानी इसका वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, 2 वोल्ट। तो बैटरी के बीच, यानी हमें टोटल वाला वोल्टेज निकालना, ठीक। इस तरीके का सवाल आ गया। तो अब भैया सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमसे कह रहा है, ध्यान से समझना, अगर हमसे कह रहा है कि भैया ये जो C का मान 6 है, C का मान कितना, 6, इसके लिए जो वोल्टेज है, इस अकेले के लिए जो वोल्टेज है वो कितना है मेरे भाई, तो इसके लिए वोल्टेज दे रखा है 2। तो अगर हम इसी का फार्मूला लगाएं, C बराबर Q/B, पढ़ रखा है हमने, संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है, C का मान 6 है, Q का मान पता नहीं है फिलहाल, इसका मान 2 है, इधर लाओगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम। यानी जो इसकी कंडीशन दे रखी है, अगर हम सिर्फ इसे ही हल कर लें तो इसके लिए Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई 12 माइक्रो कूलम। और अभी हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में अगर कोई जुड़ा तो आवेश सेम होगा, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम कह दे रहे हैं कि अगर ये 12 है तो इसका आवेश भी कितना होगा, Q का मान 12 माइक्रो कूलम होगा। यानी जो परिपथ का आवेश है वो हमें पता चल गया 12 है, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो एक ही आवेश चलेगा जो कि 12 होगा, ठीक। अगर हमें टोटल वोल्टेज चाहिए तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई, C बराबर Q/B। टोटल आवेश हमें पता चल गया, टोटल वोल्टेज हमें चाहिए है, टोटल धारिता अगर हम और निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। टोटल धारिता निकालने की क्या जुगाड़ है भैया, देखो एक धारिता तो 4 है, एक धारिता तो 6 है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब भी कभी धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समझिए
तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 2 है तो 2 तक लगा दिया। c1 का मान कितना है बताओ, 4 है। c2 का मान कितना है बताओ, 6 है। ठीक, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 चौक कितना आ जाएगा, 24। 6 इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10/24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1/c का मान 10/24, तो भैया c का मान कितना हो जाएगा, 24/10। पॉइंट लगा देंगे 10 के लिए तो 2.4 आ गया। यानी जब हमने इन दोनों को हल कर लिया तो जो टोटल धारिता है c, यहां समझिए, दोनों को हल करने पर टोटल धारिता कितनी आ गई, 2.4। और श्रेणी क्रम में है तो आवेश कितना आ गया भैया, 12। अब हमसे b पूछ रहा है तो टोटल के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ c का मान कितना है, 2.4, q का मान 12, v हमें चाहिए है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 24 पंजे 120, तो v का मान कितना आ गया, 5 वोल्ट। और यही इसका आंसर आ रहा होगा। देखो कहां पे आया है भैया, ये देखिए v का मान कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप खुद भी, ये नहीं कि हमने पीडीएफ तो पीडीएफ में ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे नहीं भाई, हम भी लगा रहे हैं और आप भी लगाओ, पेन लेके बैठो, साथ में लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा भाई। ठीक, अगला सवाल देखिए, जैसे कि ये आया हुआ है सवाल नंबर 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं भाई। सवाल कह रहा है कि तुल्य धारिता और कुल संचित ऊर्जा आपको बतानी है। तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है, आपको बहुत सारे संधारित्र दे रखे हैं। जैसे एक दे रखा है, देखो इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है। अगर ये जो कटिया पड़ी हुई है, अपनी गौवा भाषा में कहें, ये कटिया जो डाल रखी, ये ना पड़ी होती तो ये तीनों लाइन से जुड़े होते, श्रेणी क्रम में होते। लेकिन भैया इस तार ने क्या किया, तीनों में दरार डाल दी, तीनों को अलग अलग कर दिया। और जब अलग अलग कर दिया तो तीनों श्रेणी में नहीं बल्कि समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, समांतर क्रम का फार्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। c1 कितना है, 3 है, c2 कितना है, 4 है, c3 कितना है, 5 है। 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया? तो टोटल हमसे धारिता पूछ रहा था, निकल आई। फिर कह रहा कुल ऊर्जा बताओ। ऊर्जा के लिए फार्मूला बता रखा है, U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। 1/2 ऐसे रखेंगे। C हमने निकाल लिया है 12, लेकिन माइक्रो है तो माइनस का 6 लगाएंगे। V देखो 2 वोल्ट दे रखा है, V² तो 2 बार हम लोग 2 लिख लेंगे। 2 से 2 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। तो U का मान कितना आ जाएगा, 24 गुणे में 10 की घात माइनस का 6 जूल आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, तुल्य धारिता निकालोगे, और जब धारिता निकल आएगी तो वोल्टेज दे रखा है तो U बराबर हम लोग लगा देंगे हाफ CV²। ये देखिए कितनी आराम से हम लोगों ने लगाया हुआ है भाई। ठीक है, तरीका क्या है भाई, अगला तरीका है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट का विभवांतर, यानी हम कह रहे हैं कि वोल्टेज कितना दे रखा है भाई, 500 वोल्ट दे रखा है, से त्वरित किया जाता है। यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, तो V इज द फाइंड आउट। ध्यान से समझो, जिसकी चोंच नहीं घूमी, जो कैपिटल है वो वोल्टेज है, जिसकी चोंच हमने घुमा दी वो वेलोसिटी यानी वेग है भाई। ठीक, इस तरीके का सवाल जब भी आए तो सबसे पहले तो समझो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 होता है। ठीक, मजे की बात क्या है, मजे की बात है वोल्टेज और विभव, जब वोल्टेज और वेग जब भी दोनों में रिलेशन बनाना हो तो आपको लगाना पड़ेगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला। K बराबर हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, K बराबर होता है हाफ mv²। ठीक, और K बराबर होता है भैया EV के। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को नापते हैं तो ऊर्जा को EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, EV लिख सकते हैं। दोनों ही K के मान है तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो हाफ mv² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, EV के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम 2 को ऊपर भेज दें और m को नीचे भेज दें तो v² बराबर हो जाएगा 2EV और अपॉन में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर अगर हटा दें तो आ जाएगा √2EV अपॉन में m। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रख पाओ तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, वरना आप ऐसे करके बना सकते हो। दोनों ही गतिज ऊर्जा के फार्मूले हैं। हाफ mv² एक वेग के पद में है, एक EV यानी वोल्टेज के पद में है। दोनों को बराबर किया और दोनों में संबंध बना के फार्मूला बना लिया। E की वैल्यू देखो पता है, ये रही। V की वैल्यू देखो पता है, ये रही। M की वैल्यू कहां से लाओगे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको याद होना चाहिए। कितना होता है, तो भाई 9.1
माइनस के 31 किलोग्राम। 1 से याद कर लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 माइनस के 31 किलोग्राम होता है। तो भैया यहाँ पे सारे मान रख दिए हमने, और जब सारे मान हम लोग रख के हल करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा 1.33 गुणा में 10 की घात 13 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको लग रहा है कि भैया हम डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं और 2 नंबर है, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करो √2EB/m। और अगर आपको लगता है नहीं तो आप इस तरीके से फार्मूला बना सकते हो भाई, ठीक। फिर देखिए इस तरीके का सवाल पेपर में बनता है। ये कैसे बनेगा, एक आपको पूरा निकाय दे रखा है। निकाय का मतलब ABCD, और आपसे कह रहा कुल स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो अगर हम कहें कि भैया A और B के बीच स्थितिज ऊर्जा होगी, बिल्कुल होगी। B और C के बीच होगी, C और D के बीच होगी, D और A के बीच होगी, ठीक। उसके बाद B और C हो गया, B और A हो गया, तो B और D के बीच भी होगी। ऐसे ही A और C के बीच भी होगी। तो जितने भी 2 आवेश, ऊर्जा हमेशा 2 के बीच में होगी भाई, ठीक। तो AB के बीच, AD के बीच और AC के बीच। ऐसे ही BA के बीच, BC के बीच और BD के बीच। इस तरीके से ऊर्जा निकलेगी। तो अगर हम सबकी ऊर्जा जोड़ दें तो पूरे सिस्टम की टोटल ऊर्जा निकल आएगी। तो वही हमने लिखा है। अब सबसे पहले आप समझ लो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में R यानी दूरी होती है। स्थितिज ऊर्जा में नीचे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक। तो अब हमने देखो ऊर्जा कैसे लिखी, हमने लिखा U बराबर पहले AB तो UAB लिख दिया, प्लस BC तो UBC लिख दिया, प्लस CD तो UCD लिख दिया, प्लस DA तो UDA लिख दिया, प्लस इनके बीच लगेगी तो UAC लिख दिया, प्लस इनके बीच भी लगेगी तो UBD लिख दिया। ये देखो सारी हमने लिख दी। अब हमें करना क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो भाई हमें ये फार्मूला पता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। तो 1/4πε0 तो सब में होगा, तो इसे हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। ये देखो यहां पे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए जब हम सबका मान रखेंगे तो 1/4πε0 सब में होगा, सब में है तो कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है Q1 Q2 बटे R यानी बीच की दूरी। तो आप पहले AB वाला देखो, AB वाले में क्या आएगा बताओ, AB। तो AB में Q1 की जगह पे क्या है बताओ, Q है, ठीक। Q2 की जगह पे क्या है बताइए, माइनस का Q है, बटे में बीच की दूरी कितनी है, देखो सारी भुजाएं A है तो बीच की दूरी कितनी है, A है। तो हम कह सकते हैं आएगा माइनस का Q² A, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का Q² A रखा है। ऐसे यहाँ भी दूरी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी है, तो सारे माइनस Q² A हो जाएंगे। लेकिन जब हम इनके बीच निकालेंगे तो भैया आप जरा समझो, ये देखो जरा समझिए, ये वाली दूरी A है और ये वाली दूरी A है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भैया ये कितनी निकल के आएगी, A√2। नहीं समझे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A²। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे तो रूट के बाहर A आ जाएगा और √2 आ जाएगा, तो ये दूरी A√2 हो गई। तो जब इनके बीच निकालोगे तो देखो Q है तो ये हो जाएगा Q² और बटे में दूरी कितनी आ जाएगी, तो A√2 आ जाएगी। ऐसे इनके बीच भी माइनस Q माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q² और बटे में ये दूरी कितनी भी रहेगी, A√2, क्योंकि ये भी मेरे भाई कर्ण का ही काम करेगा। तो इस तरीके से हमने सारी गतिज ऊर्जा लिख दी। ये देखिए 1/4πε0 Q² A सब जगह है, -1 चारों माइनस का 4 हो जाएगा, ये 1/√2 2/√2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, ये देखो, तो चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो और चाहो तो क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भैया √2 को काट देंगे तो भैया √2 बार कट जाएगा, तो 4 माइनस का √2। जहां तक आप हल कर पाओ वहीं पर छोड़ दो, इतनी कोई बहुत कठिन काम नहीं है भाई, ठीक। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग चलें, सवाल नंबर 14 क्या है सवाल भैया, बहुत अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, 2 आवेशित प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। हम कह रहे हैं कि दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, तो माइनस के 2 लगाएंगे, क्या बन जाएगा, मीटर। फिर कह रहा है कि बीच 4 × 10⁻⁻13 किलोग्राम भार। जब भी कभी किलोग्राम भार दे रखा हो तो ये F का मान होता है
लेकिन इसमें हमें 9.8 यानी जी से गुणा करनी पड़ती है, तो ये न्यूटन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये m का मान यानी F बराबर के बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये mg का मान हमें दे रखा है, 9.8 से गुणा करेंगे तो g माने 9.8 और m की वैल्यू ये है, तो ये mg का मान हमें दे रखा है। फिर हमें आवेश दे रखा है, q बराबर 2.4 गुणे में 10 की घात माइनस के 18 आवेश दे रखा है। फिर कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालो यानी v इज द फाइंड। ठीक, ये सवाल है। सबसे पहले अगर आपने इतना भी लिख दिया स्टेप बाय स्टेप तब भी नंबर आपको मिल जाते हैं। तो देखिए हमने सारे मान लिख दिए हैं। अब हमने लगाई कंडीशन, कैसे लगाई जरा दिखाते हैं आपको। हमने लिखा कि भैया F बराबर होता है mg के, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और F बराबर होता है EQ के। कहां से पता है, तो E बराबर F/Q0 होता है। एकांक आवेश पे लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर EQ के होता है, दोनों F के मान है, तो mg को बराबर रख दिया किसके, EQ के रख दिया भाई। और हमें पता है E बराबर क्या होता है, E बराबर B/D होता है। जब डेरिवेशन आपको प्रूव करा रहे थे तो हमने आपको सिखाया था ये, तो हम mg ऐसे ही लिखा रहने देंगे, E बराबर B/D रख देंगे, गुणे में Q रख देंगे। सारे मान हमें पता है, m का मान पता है, g का मान 9.8, पहले तो mg का पूरा मान दे रखा है, v का मान दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है, और जो आपसे पूछ रहा है सॉरी v की वैल्यू पूछ रखी है, q का मान आपको दे रखा है। सारे मान हम लोग हल कर लेंगे और आराम से आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके के जो सवाल है जिसमें आपको दूरी दे रखी होती है, ठीक है, विभवांतर पूछ रहा होता, तो आप F बराबर EQ, F बराबर mg लगा के इस सवाल को लगा सकते हो भाई। ठीक, फिर अगला सवाल देखिए भैया, अगले सवाल की तरफ हम लोग पहुंच गए। अगला सवाल कह रहा है एक कण की गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा मतलब k का मान दे रखा है 10 की घात माइनस के 12 जूल है। अब कह रहा है ये सोने के नाभिक, सोने के नाभिक मतलब गोल्ड, गोल्ड का नंबर 79 दे रखा है। तो कह रहा जो गोल्ड का नाभिक है जिसका नंबर 79 है से प्रकीर्णन करता है अल्फा कण की नाभिक से, इससे अल्फा कण है, और अल्फा कण के भैया अल्फा कण का मतलब क्या होता है, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम। ठीक, हीलियम का नंबर 2 होता है। तो भैया ये सोने का नंबर 79, तो इसमें 79 प्रोटॉन होंगे, तो इसका आवेश हो जाएगा 79e। हीलियम का नंबर यानी अल्फा कण का नंबर 2, तो इस पर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका आवेश हो जाएगा 2e। बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो अभी हमने आपको बताया ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R। ऊर्जा आपकी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 की घात माइनस 12 दे रखी है। इसका मान आपको पता ही होता है, Q1 का मान 79e रख लेंगे। सर जी E का क्या करेंगे, तो E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 रखेंगे। Q2 का मान 2e रख लेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 रखेंगे। R का मान हमसे पूछ रहा है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.64 गुणे 10 की घात माइनस के 14 मीटर भाई। ठीक, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल अगर हम लोग देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, आइए सिखाते हैं। कह रहा C1 और C2 दो संधारित्र हैं को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आंसर आता है, कह रहा 20। ठीक, समीकरण 1 बना ली। फिर कह रहा जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो आंसर आता है 4.8, मतलब 1/C यानी 4.8। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इतना आता है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा C1 C2, C2 इधर जाएगा प्लस में C1 इधर जाएगा, बराबर 1/4.8 रहेगा। C1 प्लस C2 की वैल्यू हमें पता है, देखो 20 है, तो यहाँ 20 रख देंगे, यानी 20 बटे में C1 C2 रहेगा, बराबर 1.4.8 रहेगा। गुणा करोगे तो भैया 20 की जब हम लोग गुणा करेंगे तो पॉइंट से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 48 दूनी 96, यानी C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 माइक्रोफैराड आ जाएगी। समीकरण क्या बना ली, 2। हमसे कह रहा है C1 और C2 का अनुपात निकालो, तो अनुपात तो तब निकाल पाओगे जब C1 C2 पता होगा, लेकिन हमें C1 प्लस C2 पता है। तो अगर हम जुगाड़ करके C1 माइनस C2 निकाल लें तो हम दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4C1 C2। आप खोल के देख लो फार्मूला, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस का 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब प्लस में चला तो प्लस का 2ab आएगा, और यहां चल रहा माइनस का 4ab, 4 में से 2ab जाएगा तो यहां भी माइनस का 2ab ही बचेगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, c1 प्लस c2 का मान देखो 20 है, 20 का स्क्वायर रख दिया, माइनस c1 c2 का मान 96 है मेरे भाई, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 96 यानी 4 चौक 16 बचेगा भैया, कितना बचेगा, 4 चौक 16 कम रह जाएगा, और 16 यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 रूट किसका आ जाएगा, 4 का, यानी c1 माइनस c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। c1 माइनस c2 की वैल्यू 4 आ गई, और c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, देखो 20 है, दोनों को जोड़ दो, ये माइनस का है प्लस का है कैंसिल हो जाएगा, c1 c1 2c1 आ जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 12 बार, तो c1 का मान कितना आ जाएगा, 12। c1 का मान 12 आ गया, किसी एक समीकरण में रख दो, मान लिया इसी में रख दो, इसमें रखोगे तो यहां बताओ c1 की जगह क्या आएगा, 12 माइनस का c2 बराबर 4, c2 उधर जाएगा 4 इधर आएगा, 12 में जाएंगे 4 तो 8, यानी c2 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो c1 बटे c2 अगर हम कहते हैं कि 12 बटे 8 आएगा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक, यहां पे लगा हुआ है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, c1 माइनस c2 निकाल लिया, c1 प्लस c2 पता है, जोड़ दिया, c1 निकल आया, समीकरण में रख दिया, c2 निकल आया, दोनों का अनुपात आ जाएगा 3:2 भाई। ठीक है, अगली वैरायटी देखिए भैया, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो। ये किरचॉफ के नियम पे हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। देखो, किरचॉफ का पहला नियम है, हमने आपको सिखाया था, जो धाराएं संधि की तरफ आएंगी, ये संधि है जहां पे सारे आके जुड़ रहे हैं, जो धाराएं संधि की तरफ आएंगी उन्हें प्लस लिया जाएगा, जो दूर जाएंगी उन्हें माइनस लिया जाएगा। आओ देखते हैं तरफ कौन आ रही है, तो देखो ये इनकी तरफ आ रही है तो प्लस का 6 लेंगे, ये भी इनकी तरफ आ रही है तो प्लस का I लेंगे, ये देखो दूर जा रही है तो माइनस का 10 लेंगे, ये इनकी तरफ आ रही है तो प्लस का 3 लेंगे, ये दूर जा रही है तो माइनस का 3 लेंगे। सारे हो गए भाई। बराबर में क्या लिखेंगे भैया, बराबर में 0 लिखेंगे, क्योंकि किरचॉफ का नियम है संधि पर मिलने वाली सारी धाराओं का जो योग आएगा आखिरी में वो 0 आएगा, ये नियम होता है भाई। ठीक, तो जो धाराएं संधि जिनका एरो इसकी तरफ हो, ये देखो इसकी तरफ है, इसकी तरफ है, इसकी तरफ, उन्हें प्लस में ले लिया, जो दूर जा रही, इससे दूर जा रहा है, इससे उन्हें माइनस में ले लिया, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 10 में 6 जाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे, उधर भेजोगे तो हो जाएंगे प्लस के 4, तो I का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 4 एम्पियर। तो इस तरीके के सवाल देखने में कठिन लगते हैं, होते आसान है, आप आराम से इस तरीके के सवालों को लगा पाओगे। 4 एम्पियर आंसर आ गया भाई। ठीक, फिर देखिए एक ये वैरायटी है, इस वैरायटी से आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा। मान लिया आपसे कहे कि प्रतिरोध का मान ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो फार्मूला होता है, जरा सीखिए, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक, और देखो R के सामने T लिखा हुआ है, यानी R का जो मान है वो T पे निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। ये 1 नंबर का सवाल है। फिलहाल इस तरीके के सवाल में क्या कहेगा, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी R0 का जो मान है वो 3 दे रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी R100 का जो प्रतिरोध है वो 3.75 है, किसी अज्ञात ताप T का मान पता नहीं है पर जो प्रतिरोध है वो 3.15 है, इस अज्ञात ताप का मान आपसे पूछ रहा है। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आए तो डायरेक्ट फार्मूला आप इस्तेमाल करना, T बराबर होता है RT माइनस का R0 बटे में R100 माइनस का R0। सारे मान आपको पता है, यहां रखोगे, हल करोगे और डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा, तो इस पर हम बहुत समय खराब नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक, इसी तरीके का एक सवाल ऐसे भी पूछा गया है जिसमें आपका वो फार्मूला इस्तेमाल होगा जो अभी हम आपको बता रहे थे। कह रहा किसी फिलामेंट का R100 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी R100 का मान दे रखा है कितना, 100, R400 का मान कितना दे रखा है, तो 200 दे रखा है। फिलामेंट का ताप गुणांक अल्फा से लिखते हैं, अल्फा आपसे पूछ रहा है, तो 2 कंडीशन हम लगाएंगे। पहले लगाएंगे अभी हमने फार्मूला बताया क्या होता है बताओ, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी होता है। पहले इसकी कंडीशन लगाओ, बताओ T की जगह 100 रख दो, R100 बराबर R0
1 प्लस एल्फा इंटू टी का मान कितना रख दोगे भाई 100 रख दोगे, कोई दिक्कत। नीचे R 400 की कंडीशन लगाओ, R 0 रख दोगे। 1 प्लस एल्फा टी की जगह आपकी कितना रख दोगे 400 रख दोगे, भाग दे देंगे। R 0 से R 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मान 100 दे रखा है, इसका मान 200 दे रखा है, बराबर में भाई 1 प्लस 100 एल्फा है बटे में 1 प्लस का 400 एल्फा है। काट देंगे, दोनों जीरो कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2 प्लस 200 एल्फा, कितना आएगा 1 प्लस का 400 एल्फा। ये देखिए एल्फा एल्फा एक तरफ कर लेंगे, 400 में 200 जाएंगे, 200 एल्फा बचेंगे, एक उधर भेजा 2 में जाएगा एक, तो एक बचेगा, यानी एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 200 नीचे 1/200। और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड एल्फा यहां पे ताप गुणांक है, और ताप गुणांक की जो वैल्यू होती है वो भैया प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। तो इस तरीके से भी सवाल पेपर में आपको मिल सकता है भाई, ठीक। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों के अनुपात, सरल भाषा में कहें तो लंबाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, L1 L2 L3 का अनुपात हमें दे रखा है 3 2 1, और द्रव्यमानों का यानी M1 M2 और M3 का रेशियो दे रखा है 1:3, और हमसे कह रहा है तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। प्रतिरोधों का मतलब रेजिस्टेंस यानी R का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो हम कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिसमें R आ जाए, L आ जाए और M आ जाए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, रो बराबर होता है RA/L। तो अगर हम L को इधर भेजे तो हम कहेंगे R बराबर होगा रोयल अपान में A, ठीक। देखो इसमें R तो आ गया क्योंकि इसका अनुपात हमें चाहिए है, L हमें दे रखा है, M नहीं है मेरे पास, तो हम इस A को हटा के इसकी जगह पे M बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन को लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे लिखते हैं भाई। तो अगर हम क्या करें, लंबाई को ऐसे लिखा रहने दें, लंबाई गुणे चौड़ाई को लिख दे रहा है क्षेत्रफल, ये देखो। तो हम कह सकते हैं कि आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू लंबाई, बात तो वही है। अबे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगर तीनों चीजें बराबर ही हैं तो 2 को लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बन जाएगा, 1 L ऐसे लिखा रहेगा। तो हम यहां से अगर A का मान निकाल लें तो वो जाएगा M/dl, D को नीचे भेज दिया, A को ऊपर ले आए, A का मान यहां रख देंगे, यहां रखेंगे तो आएगा M अपान में क्या आएगा बताओ DL, DL ऊपर चला जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा और संग में D आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ R चाहिए तो लिखा रहने दो, हमें L चाहिए तो ये रो और D सब हटा के समानुपाती लगा दिया, मान लिया ये दोनों नियत हैं, L स्क्वायर बटा और बटे में M बचा, ठीक। हमें 3 चीजें चाहिए थी तो हमने बना लिया रिलेशन, ये देखो रिलेशन बन गया R समानुपाती L स्क्वायर अपान M। तो अगर अनुपात में लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा कि भैया समानुपाती है, तो ऐसे आ जाएगा कि R1 अनुपात अगर R2 अनुपात R3 निकालोगे तो आ जाएगा L स्क्वायर है तो पहले के लिए L1 स्क्वायर बटे में M1, दूसरे के लिए L2 स्क्वायर बटे में M2, तीसरे के लिए L3 स्क्वायर बटे में M3, और ये मान हमें दे रखे हैं। L1 का मान 3 अनुपात तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 1 ही दे रखा है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे मान दे रखा M1 का 1 2 3 इस तरीके से, तो आंसर आएगा 9, 2 दूनी 4 और 1/3। आप चाहो तो नीचे से भाग गायब करने के लिए 3 से सबकी गुणा कर दो, तो यहाँ 9 3 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 27:6:1। इस तरीके से हम इसे आराम से बना लेंगे भाई, ठीक। फिर एक ये डायरेक्ट सवाल है जो कई बार 1 या 2 नंबर में आपको मिल जाता है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से कर लोगे। क्या है, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, यानी ये Q का मान दे रखा है, कितनी दूरी पर R आपसे पूछ रहा है, तीव्रता इतनी हो जाएगी। तो तीव्रता का डायरेक्ट फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/R²। E का मान आपको दे रखा है 450, रख लिया यहाँ 450, इसका मान पता होना चाहिए, 9 × 10⁻9 होता है, लिख दिया। Q का मान पता है 5 × 10⁻8 है, दूरी आपसे पूछ ही रहा है, 9 पंजे 45 से 10 बार चला जाएगा 450, 0 से 1 0 चला जाएगा तो 8 बचेगा, प्लस के 8 से माइनस के 8 कैंसिल हो जाएंगे,
तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 मीटर। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर तीव्रता आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बूंद वाला, ये लटका वाला जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनिए, कह रहा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तीव्रता का मतलब ई हमसे पूछ रहा है, जो 0.001 मिलीग्राम। तो एम का मान दे रखा है 0.001 मिली, पहले तो हटाएंगे, तो मिली के लिए -3 लगाएंगे, फिर ग्राम हटाएंगे, ग्राम के लिए -3 लगाएंगे, ये बन जाएगा किलोग्राम। तो ये एम का मान दे रखा है। तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन, एन का मान दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, संतुलित कर सके, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, तीव्रता पूछ रहा है। फार्मूला हमने लगाया फिर वही, F बराबर EQ, F बराबर mg, कोई दिक्कत, दोनों को बराबर करेंगे, EQ बराबर क्या हो जाएगा, mg के हो जाएगा। E हमसे पूछ रहा है, m का मान देखो दे रखा है, g का मान कितना रख लेंगे, 9.8 रख लेंगे। सर जी q कहाँ से लाएंगे, तो q बराबर n ही रख लेंगे, n का मान 3 दे तो रखा है, और E की जगह पे 1.6 गुणा 10 की घात -19 रख लेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। तो EQ बराबर mg रख दिया, E हमें चाहिए, Q बराबर ne, यानी n का मान 3 दे ही रखा था, E का मान रख लिया, m का मान है, G का मान 9.8, या फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 भी रख लेते हैं। G का मान 9.8, या फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए रख लेते हैं 10 रख लिया, काट पीट डाला, आंसर आ गया 2 गुणा 10 की घात 10। तो इस तरीके के जो सवाल आ जाए, बूंद लटकी हुई है, ई का मान निकालो, तो आप इन सवालों से निकाल सकते हो भाई। ठीक, जो लोग भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आप सोच रहे हो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जिन लोगों ने भी कोर्स में एनरोल कर रखा है, ये पीडीएफ पहले वहीं पर अपलोड हो गई होगी, आपको मिल गई होगी, तो पूछने की जरूरत नहीं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो और वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का नाम है फिजिक्स 2026 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक भाई, 2 ओम प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करो। ये बहुत कठिन सवाल बच्चों को लगता है, लेकिन है नहीं। समझो भैया, ये एक पूरा आपको परिपथ दे रखा है। समझो, सबसे पहले ये बैटरी में बड़ी लाइन प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। धारा हमेशा प्लस से चलेगी। मान ले रहा है यहां से धारा चली कितनी, I1, तो यहां भी कितनी चलेगी, I1। ये भी प्लस ऊपर है, तो यहां से धारा कितनी चली, मान ले रहा है I2, तो यहां भी कितनी आएगी, I2। दोनों मिल के इधर जाएंगी, तो मान ले रहा है दोनों मिल गई, तो क्या हो गई, I1 प्लस I2। कई बार इसे लोग I3 भी लिख देते हैं कि I3 का मान निकाल के बताओ। ठीक, फिर यहां से आएंगी, ये इधर वापस क्या चली जाएगी, I1, क्योंकि यहां से आई थी। ये वापस यहां क्या चली जाएगी, I2, क्योंकि यहां से आई थी। ठीक, इस तरीके के सवालों में किरचॉफ के नियम लगते हैं। आपसे कह सकता है कि I1 प्लस I2 निकालो, या आपसे कह देगा जो बीच में 2 ओम लिखा हुआ है इसका वोल्टेज निकालो। तो अगर I1 प्लस I2 हमने निकाल ली धारा, तो ये R है, तो B बराबर IR, ओम का नियम लगा देंगे। तो भैया करना क्या होता है, ये बंद पाश देखा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम होता है कि E बराबर होता है IR। क्या मतलब, किसी बंद पाश के लिए धारा देख लो, प्रतिरोध देख लो, वो उसकी बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमने इस चित्र को थोड़ा ठीक करके बना दिया। जरा देखो, ऐसे बना दिया, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि भैया यहां से धारा कितनी चली, I1 चली, I1 चली, I1 प्लस I2 मिलके यहां आई। तो अगर हम पहले इस वाले हिस्से को लें, इस वाले बंद पाश को लें, तो इस वाले बंद पाश में बताओ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक प्रतिरोध है, एक E बराबर, ये याद रखना, E बराबर क्या होता है, IR। तो इसके संग में धारा कितनी है, देखो I1 है, और इसके साथ में जो प्रतिरोध है वो कितना है, देखो 1, यानी IR। क्या और कुछ है इसमें, हाँ है, तो प्लस देखो यहां धारा कितनी है, I1 प्लस I2 है, और इसके संग में प्रतिरोध कितना है, तो 2 है। बराबर में E यानी बैटरी कितनी है, तो बैटरी है 3 वोल्ट, तो बराबर में 3 रख देंगे। समीकरण कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फिर इधर वाला जो ये पाश है पूरा, ये इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो देखो I2 के संग में कौन है, 1, तो E बराबर IR, यानी I2 इंटू R, प्लस फिर कौन है, देखो I1 प्लस I2, इसमें भी कॉमन है, तो I1 प्लस I2, और इंटू में R कितना है, 2, E बराबर IR। तो IR जितने थे वो सब लिख लिए, बराबर E, इसमें बैटरी कितनी है, तो 2, तो बराबर में 2 रख दिया। समीकरण कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ये देखिए, पहली समीकरण बन गई, दूसरी समीकरण बन गई। इस समीकरण में I1 कितने हैं, 3 है,
I2 2 है, इसमें I2 3 है, तो किसी ना किसी को तो बराबर करना पड़ेगा। तो हमने समीकरण 1 की 3 से गुणा कर दी और समीकरण 2 की हमने 2 से गुणा कर दी। इसकी 3 से गुणा हुई, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 3 तियां 9 हो गया। ये देखो, इसकी 2 से गुणा कर दी, ये वाला स्टेप बराबर हो गया, घटा दिया, I2 कट गया, 9 में से 4 गए, 5 I1 बचे, 9 में से 4 गए, 5 बचे, 5 से 5 कट गए, I1 की वैल्यू 1 आ गई। किसी समीकरण में रख दो, I2 निकल आया, I2 0 आया, तो I1 प्लस I2 कितना हो गया भैया? I1 प्लस I2 कितना हो गया? 1 प्लस 0, यानी I1 प्लस I2 का मान 1 ही आया। अब अगर आपसे कोई कहे कि अलग से, मान लिया फिलहाल तो नॉर्मली I1 प्लस I2 ही पूछता है या इसे I3 लिख के दे देता है, लेकिन आपसे कहे कि भैया R यहाँ पे 2 है, इस वाले के लिए हमें भैया B बताओ, तो ओम का नियम लगा देंगे, B बराबर IR। I का मान I1 प्लस I2 यानी 1 प्लस 0 है, R की वैल्यू कितनी है? तो 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो, B बराबर IR, 2 एकम 2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल लगते हैं। किरचॉफ के नियम वाले समझ में आ गए होंगे। कैसे लगाओगे? आपको पाश दे रखा होगा, उस पाश में आपको किरचॉफ का नियम लगाना है। कैसे लगाओगे? तो E बराबर IR, I इंटू आर बराबर बैटरी रखेंगे 3, समीकरण 1, इधर वाला ले लिया, I2 इंटू आर बराबर बैटरी, तो 2 समीकरणें बनाई, दोनों को बराबर करके काटा पीटा और आंसर निकाल लिया भाई। ठीक, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगला देखिए, एक सवाल आया हुआ है, कई बार पेपर में ये भी आया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, तो आपको त्रिज्या दे रखी है R का मान, रेडियस यानी R दे रखा है। कक्षा में 2.2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, V दे रखा है। विद्युत धारा आपसे पूछ रहा है, I इज द फाइंड आउट। इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग अपनी मर्जी से आवेश ले सकते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात -19, कोई दिक्कत भैया। हमसे धारा पूछ रहा है, तो धारा के लिए फार्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T, और हम लोग Q बराबर क्या रख सकते हैं? हम लोग रख सकते हैं Q बराबर NE बटे में T रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास N का मान नहीं है, तो कोई बात नहीं। फार्मूला होता है आवर्तकाल T बराबर, अगर वो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है तो जरा समझिए, जब वो यहां से चक्कर लगाना शुरू करेगा और त्रिज्या R है, तो जब वो पूरा घूम के आ जाएगा तो ये उसकी परिधि कहलाएगी। तो भैया चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी, परिधि होती है 2πr और बटे में चाल आ जाएगा। ठीक, और भैया चाल जरा ध्यान से समझिए, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया, ये दूरी कहां से उठा ला है? पूरी परिधि 2πr को चक्कर लगा लेगा। आवर्तकाल की उल्टी होती है आवृत्ति, ध्यान से समझो, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल की उल्टी होती है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कितने चक्कर लगा रहा है वो। तो n का मान अगर हम निकालें तो n का मान कितना आ जाएगा? V अपॉन में 2πr आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक, पीडीएफ में हमने निकाल रखा है, देखो V अपॉन 2πr आवृत्ति है, यहाँ n का मान रख दिया V अपॉन 2πr, E ऐसे रहेगा, प्रति सेकंड है तो T का मान 1 रख लेंगे, स्मॉल t, सारे मान दे रखे रख लिया और I का मान आराम से निकाल लिया। ये पिछली साल शाहजहांपुर के पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है भाई। ठीक, फिर देखिए, इस तरीके का सवाल पेपर में आपसे पूछ सकता है। सवाल आपसे कह रहा, हमने बहुत सारे अच्छे सवाल उठाए हैं, कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर लगभग आपके सवाल कवर हो जाएं, लेकिन अभी जो लोग जुड़े रहेंगे कमेंट करके बताएंगे सर जी बहुत मजा आ रहा है, तो अभी कुछ और पेपर सॉल्व करवाएंगे, उनमें जो न्यूमेरिकल आए होंगे देखना इन्हीं में से होंगे, और नहीं होंगे तो उन्हें भी लगवा देंगे भाई। ठीक, किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर जो वोल्टेज है वो 1.6 वोल्ट है, जब धारा लेते हैं 0.8 तो वोल्टेज हो जाता है 1.3 वोल्ट। तो आपसे कह रहा विद्युत वाहक बल यानी E निकालो और आंतरिक प्रतिरोध यानी R निकालो। ठीक, फार्मूला देखो, फार्मूला होता है V बराबर E माइनस का IR। ठीक, 2 कंडीशनें रखी हैं, पहले कह रहा वोल्टेज है 1.6 रख दिया, तो कह रहे उस समय जो धारा है वो 0.6 है, रख दिया I का मान। जब वोल्टेज हो जाता 1.3 तो धारा हो जाती है कितनी? 0.8। ये देखिए, दोनों समीकरणें बना ली इस फार्मूले से, क्या करो घटा दो, घटाओगे E से E कट जाएगा, क्या आएगा? 1.6 में से 1.3 जाएगा, कितना बचेगा? 0.3 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 0.2r बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, r का मान 3/2 आ गया। किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण में रखोगे r का मान आप रख दोगे, E का मान हलो क्या आ गया?
तो ई की वैल्यू निकल आएगी। सीखने लायक बात यह है v बराबर ई माइनस का आई आर, ये फॉर्मूला है। कंडीशन बना के इस तरीके का सवाल निकल आता है भाई। ठीक, सवाल नंबर 26 देखिए, इसमें अनुगमन वेग कई बार पूछ लेता है और ये सवाल अच्छा है भाई। समझो, एक तार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया यानी ए आपको दे रखा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या यानी n आपको दे रखा है, तार में धारा यानी I आपको दे रखी है, धारा घनत्व आपको सिखा रखा है, J इज द फाइंड आउट। फॉर्मूला लगा लेंगे, J बराबर I अपान है, देखो I ये दे रखा है, A ये दे रखा है, J निकल आएगा। अनुगमन वेग आपको सिखा रखा है, फॉर्मूला होता I बराबर NAVDE। ठीक, I दे रखा है, N दे रखा है, A दे रखा है और E का मान रख लेंगे अपने पास से 1.6 गुणे 10 की घात -19। इस तरीके से आप अनुगमन वेग आराम से निकाल लोगे। ये देखो, A है, N है, I है, J बराबर I अपान A लगाएंगे, I बराबर NAVDE लगाएंगे भाई। ठीक, आराम से निकल आएगा। अगला सवाल देखिए, इस तरीके के सवाल पेपर में खूब आते हैं और आपको थोड़ा सा समझाते भी हैं। कह रहा 50 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। ध्यान से समझो, अगर आप खींच भी दोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। मटेरियल तो उतना ही है, आयतन तो उतना ही रहेगा। तो इस तरीके के सवालों में आयतन बराबर रहता है। सिखाया आपको आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम बना लेते हैं a, तो हम आयतन को लिख सकते हैं a इंटू एल। ये आयतन ही होता है। लंबाई खींच भी दी तो आयतन उतना ही रहेगा, लंबाई बढ़ जाएगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि a1 L1 का मान a2 L2 के बराबर होगा कि भैया अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। कह रहा 50 ओम प्रतिरोध की लंबाई खींच के दुगनी कर दी जाती है। a1 ऐसे रखेंगे, पहले की लंबाई L मान लेंगे, a2 ऐसे रखेंगे, लंबाई दुगनी यानी 2L, L से L कैंसिल हो जाएगा। और हमेशा इस तरीके के सवालों में A1 A2 में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं भाई। ठीक, कैसे निकालेंगे? क्योंकि आयतन हमेशा सेम रहेगा, लंबाई खींच के दुगनी भी करोगे तो और चौड़ाई कम हो जाएगी, ऊंचाई कम हो जाएगी भाई, सीधी सी बात है। तो हमेशा इस तरीके से A1 L1 बराबर A2 L2 निकाल के रिलेशन निकाल लेते हैं। फिर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो बराबर RA अपान L। तार मान लिया तांबे का है तो रो की वैल्यू नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के लिए होता है। तो तार तो वही है, खींच के दुगना कर दिया तो क्या हुआ? तो पहली कंडीशन में मान ले रहा है ये हो जाएगा R1 A1 L1, रो 1 नहीं होगा क्योंकि मटेरियल वही है। ऐसे दूसरी कंडीशन में हो जाएगा R2 A2 और L2, दोनों ही रो के मान है। अगर तांबे का तार है तो दोनों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, यानी ये दोनों मान भी सेम होंगे। तो पहले रिलेशन निकालने के बाद फिर लगाते हैं R1 A1 बटे L1 बराबर R2 A2 बटे L2। सारे मान आपको पता है। कैसे पता है? देखो भैया, R1 का मान कितना है? 50 रख लिया। A1 का मान रिलेशन से इसीलिए पहले निकाल लेते हैं, 2A2 रख दिया। L1 L है, लंबाई पहले L थी, R2 चाहिए, A2 रख दिया। L2 लंबाई फिर 2L हो गई थी बाद में, L से L, A2 से A2 कट गया, 2 दूनी 4 और 50 चौक 200, यानी R2 का मान 200 निकला है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाते हो भाई। ठीक, फिर देखिए एक सवाल यह है जो कि आपको आता है चुंबक से रिलेटेड, बहुत ही आसान सवाल होता है। क्या कह रहा है? एक ही स्थान पर लगाए गए 5 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब ये क्या दे रखा है? ई दे रखा है। और 5 गुणे 10 की घात -2 के चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या दे रखा है? ये बी दे रखा है। इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, इलेक्ट्रॉन का वेग आपको v बताना है, सीधी सी बात है। तो भैया लॉरेंस बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QBB, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और विद्युत क्षेत्र हमें पता है F बराबर क्या होता है? EQ होता है। दोनों को बराबर रख देंगे तो EQ बराबर QBB हो गया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? B बराबर E अपान B। E की वैल्यू कितनी है? देखो ये दे रखी है, V की वैल्यू ये दे रखी है, काटेंगे पीटेंगे वेग हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन से भी सवाल आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक, अगला देखो, कभी कभी सीधे तार के लिए पूछ लेता है। ध्यान से समझिए, एक लंबा सीधा तार है, इसमें 10 एम्पियर की धारा यानी ये I का मान दे रखा है, प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। 10,0,0 आपको दे रखा है, यहां कॉमा नहीं लगा, देख लेना। तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी दूरी सरल भाषा में दे रखी है कि x की तरफ। इसका मतलब क्या? x y z, बाई जेड पे चला नहीं, वो सिर्फ x पे चला। तो दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हटाएंगे, माइनस के 2 लगा के मीटर बना लेंगे, r आ गया
ये देखो धारा कितनी दे रखी है बताओ, 10 दे रखी है। याद कर लो, जब भी लंबा सीधा तार कहेगा तो लंबे सीधे तार के लिए फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का μ0/2 पाई I अपान R। μ0/2 पाई का मान कितना रख देंगे तो 2 × 10⁻⁷ होता है। I का मान कितना दिया है 10, R का मान कितना है 10 × 10⁻²। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो बचेगा -5। चाहे आप इसका मात्रक टेस्ला लिख लो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख लो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख लो, लंबे सीधे तार के लिए ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक, अगला देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ और लॉन्ग में आया हुआ है। क्या सवाल है ये जरा देखिए। कह रहा 2 बहुत बड़े और सीधे तार हैं, लंबे तार हैं, सीधे तार है, मतलब वही फार्मूला है। बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनमें से एक तार में 5 एम्पियर की धारा है, एक में 15 एम्पियर की धारा है। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। ठीक, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, दोनों, एक इनका कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ इनका चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों आपस में खिच्चू मचाएंगे। तो पहले दोनों के लिए जरा समझो, बिंदु P तक की दूरी कितनी है, टोटल दूरी दे रखी है 10, तो इधर की 4 दे रखी है, तो इधर की हम लोग 6 निकाल लेंगे अपने आप। ये लंबा सीधा तार है, तो इसके लिए भाई फार्मूला बताओ, B बराबर μ0/2 पाई I1/R। I इसके लिए ये है, R इसके लिए ये है। ऐसे इसके लिए V निकाल लेंगे, दोनों का B1 B2 निकल जाएगा। धारा सेम डायरेक्ट, देखो B1 निकाल लिया, B2 निकाल लिया, दोनों लड़े मरे जा रहे हैं क्योंकि धारा सेम डायरेक्शन में बह रही है। तो परिणामी क्या होगा भैया, B2 में से B1 को घटा दिया, B2 निकाल लिया, B1 निकाल लिया, उसी लंबे सीधे तार वाले से घटा दिया, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमें पता चल जाएगी भाई। ठीक, ऐसे ही देखो एक सेम सवाल और है, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। कह रहा है 2 समांतर तारों में जिनके बीच की दूरी, तो दूरी का मतलब क्या दे रखा है, R दे रखा है, प्रति मीटर लंबाई में समान धारा बह रही, प्रति मीटर लंबाई में, यानी F/L, प्रति मीटर यानी बटे में L। बल कितना दे रखा है, 3 × 10⁻³ दे रखा है। बहने वाली धारा, 2 तार है, तो I1 और I2 आपसे पूछ रखा, और समान धारा है, तो मतलब दोनों का मान I ही है। फॉर्मूला क्या होता है, F/L। सिद्ध करवा रखा है आपको, एम्पियर की परिभाषा, जिसने पूरी सीरीज देखी होगी पता होगा, F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R। इसका मान दे रखा है, इसका मान 2 × 10⁻⁷। धारा सेम है तो I स्क्वायर रख देंगे, R का मान पता है, सारी सिर्फ कैलकुलेशन है, हल करोगे I का मान निकल के आ जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। फिर देखो एक वृत्ताकार कुंडली वाला फार्मूला भी देख लो, ये भी कई बार पूछ लेता है। ये एक वीडियो पूरी किताब का रिवीजन है, बहुत सारे सवाल ध्यान से छांटे हैं बैठ के, कुछ सवाल इस PDF में रह गए, लेकिन वो दिखेंगे आपको सीरीज की आने वाली वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो R कितना दे रखा है बताओ, 12 सेंटीमीटर, हटाओगे -2 लगा लोगे, मीटर बन जाएगा। वृत्ताकार कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B दे रखा है। वृत्ताकार कुंडली का फार्मूला होता है μ0I/2R। उसमें μ0/2 पाई था सीधे तार में, सीधे तार में क्या होता है μ0/2 पाई I/R, और वृत्ताकार कुंडली में पाई वाई नहीं है, सीधे μ0I/2R है। ठीक, B का मान पता है, μ0 का मान कितना होगा भैया, μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷। अगर कंफ्यूजन हो तो सिर्फ एक मान याद रखो, ऐसे μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷, ये मान है। सिर्फ μ0 चाहिए, 4 पाई को उधर भेज दो, μ0/2 पाई चाहिए तो 2 को उधर भेज दो। इस तरीके से आप मान याद रख लोगे, हल कर लिया, आराम से धारा का मान हमें मिल गया भाई। ठीक, इस तरीके का सवाल खूब आता है। क्या सवाल है, कह रहा किसी कुंडली का स्वाह प्रेरकत्व, भैया स्वाह प्रेरकत्व को L से लिखते हैं, 6 मिली हेनरी है, मिली हटाएंगे, -3 लगाएंगे, हेनरी बन जाएगा। सिखा रखा है स्वाह प्रेरकत्व, हम बार बार कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जो 10 वीडियो की सीरीज है उन्हें देखो, हम आपको वादा दिला रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखा देखा लगेगा। धारा प्रवाह की दर, जब भी दर कहे तो धारा का मतलब I बटे में दर का मतलब समय, कितने टाइम में धारा बहे, तो दर दे रखी है कितनी, 10⁻³ दे रखी है। विद्युत वाहक बल E आपसे पूछ रहा है, फार्मूला होता है E बराबर L डेल्टा I/ΔT। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में 2 नंबर में आता है, मान रख दिया, हल कर दिया, निकल आया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली का स्वाह प्रेरकत्व फिर से L दे रखा है। 2 तरीके से यह सवाल आता है, दोनों तरीके से लगाया। इसमें L की वैल्यू दे रखी है, मिली है, तो एक बार फिर से क्या लगाओगे, -3 लगाओगे, हेनरी बन जाएगा। धारा कितनी दे रखी, 0.1 सेकेंड में, तो टाइम दे रखा है।
1 एम्पियर परिवर्तित हो जाती है तो आई दे रखा है 1 एम्पियर। फिर विद्युत वाहक बल निकालो, सेम फार्मूला E बराबर L डेल्टा। आपकी दर नहीं दे रखी, अलग अलग मान दे रखा है तो आप अलग अलग हल कर लोगे, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर भैया ऐसे ही एक अन्योन प्रेरण वाला सवाल भी आ सकता है। आते हैं ये सवाल, यदि प्राथमिक कुंडली, अन्योन प्रेरण में 2 कुंडलियां होती थी, पहली कुंडली में परिवर्तन करोगे तो दूसरे में फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर हो और 0.01 सेकंड में शून्य हो जाए, तो धारा पहले कितनी थी 3, बाद में कितनी शून्य, तो परिवर्तन कितना हुआ, बाद वाले में से पहले वाले में घटा दो, परिवर्तन निकल आएगा। समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है 0.001 सेकंड, शून्य कर दिया जाता है। तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल E दे रखा है 15,000, ये देखो। तो अन्योन प्रेरण गुणांक को M से लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M आपसे पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है, M बराबर माइनस का E डेल्टा T अपॉन डेल्टा I। इसे आप ऐसे याद रखना, E बराबर होता है माइनस का M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। जब L पूछे स्व प्रेरकत्व, यहीं पे M की जगह पे L होता है, 2 कुंडलियां हो तो L की जगह पे M होता है। ये फार्मूला आपको यूज करना है और आराम से ये सवाल डायरेक्ट फार्मूले पे लग जाता है भाई, ठीक। फिर देखिए एक सवाल ये है, चुंबकीय फ्लक्स आपको दे रखा है, समझो। चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू दे रखी है, कह रहा T बराबर 2 है तो विद्युत वाहक बल निकालो, ठीक। फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम होता है E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। फाई का मान कितना है तो D अपॉन डी टी, ऐसे ही लिखेंगे। फाई का मान देखो दे रखा है 4t की पावर 3 माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 70। D अपॉन डी टी का मतलब होता है अवकलन, ठीक। तो अवकलन मैथ वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, बायोलॉजी वाले लोग समझे। अवकलन करने का तरीका ये होता है, पावर को आगे ले आते हैं और 1 घटा के लिख देते हैं। तो 3 को आगे लाएंगे तो 4 तियां 12, 1 घटा के लिखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 आगे लाएंगे 5 दूनी 10, ठीक। और क्या बचेगा t माइनस 10 तो है, अगर कुछ ना हो पावर 1 हो तो भैया t का जो है वो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा लो दिखाते हैं, अगर t इसके संग में लिख दें बायोलॉजी वालों को समझाने के लिए, तो d अपॉन डी टी देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 10 बचेगा। और यहाँ पे t है ही नहीं, नियतांक है, तो नियतांक का अवकलन नहीं होता, 0 हो जाएगा, छोड़ दिया। तो इसका अवकलन जब हमें जो मान दे रखा है इसका अवकलन करेंगे ये आएगा। और कह रहा t का मान 2 रख दो, तो यहाँ t की जगह पे हम 2 रख देंगे, ये देखो। तो 12t स्क्वायर t की जगह पे 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 12 चौक 48 आ गया, 10 दूनी 20 आ गया, घटाएंगे आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट। तो इस तरीके के कई बार सवाल दे देता है और अवकलन करके आप मान रख के निकाल सकते हो भैया, ठीक। फिर देखो एक ये सवाल आता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा का सवाल है और पेपर में ये कई बार 3 नंबर में आता है, समझो। इसमें आपको क्या क्या दे रखा, तो ऐसे करके जो कुंडली है जो L का मान दिया होगा, कितना दिया है 0.16 दिया है। ये जो है ये संधारित्र C का मान दे रखा है 40 दे रखा है, और ये प्रतिरोध है तो R का मान दे रखा है। आपसे कह रहा प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को मेरे भाई Z से लिखते हैं, तो Z आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक। आपको एक समीकरण दे रखी है V बराबर 100 साइन 500t। तो भैया जो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण स्टैंडर्ड होती है वो होती है B बराबर B0 साइन ओमेगा t, ठीक। तुलना करोगे तो देखो B0 का मान कितना है 100 है, ऐसे करके तुलना कर लेते हैं। ओमेगा का मान कितना है देखो 500 है, ये देखो। ये समीकरण आपको दे रखी होगी, हमेशा तुलना कर लेंगे। अब कुछ रह नहीं गया है सवाल में, क्या है जरा देखो। हमें V0 का मान 100 निकाल लिया, ओमेगा का मान तुलना करके 500, L का मान इतना है, C का मान इतना है और R का मान इतना है। प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। Z बराबर फार्मूला होता है √R स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस XC का स्क्वायर। डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल पहले लिखेंगे, XC बड़ा यानी हमेशा ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे, डिफरेंस मतलब अंतर निकालेंगे। एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा पता है एल पता है तो एक्सएल यहां निकाल लिया। XC बराबर 1 अपान ओमेगा इंटू सी होता है, ओमेगा पता सी पता तो XC साइड में निकाल लिया, बाकी सारे मान पता। R स्क्वायर का मान 40 है, एक्सएल वहां से निकाल लिया 80, XC निकाल लिया 50। हल करेंगे तो Z का मान कितना आ गया 50। तो इस तरीके से प्रतिबाधा इनमें Z निकालने को कहेगा। आप एक्सएल XC का फार्मूला याद रखोगे, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, दोनों मान पता है तो एक्सएल निकल आएगा। XC बराबर 1 अपान ओमेगा इंटू सी निकल आएगा, मान रखेंगे Z की वैल्यू आराम से हल कर लेंगे। फिर आपसे क्या करा सेकंड पार्ट में, करा शक्ति गुणांक निकालो। शक्ति गुणांक को कॉस फाई कहते हैं, R अपान Z के बराबर होता है।
R 40 है, Z अभी हमने निकाला 50, तो शक्ति गुणांक 0.8 आ जाएगा। धारा का शिखर मान यानी I0 अधिकतम कितनी होगी, तो I0 बराबर V0 अपान Z। V0 अभी ऊपर तुलना करके 100 निकाला था, Z 50 निकाला, तो I0 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके के सवाल कई बार 3 नंबर में आ जाते हैं। फिर एक ये ट्रांसफार्मर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ जाता है। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, पहले को प्राथमिक कुंडली कहते हैं तो प्राइमरी, दूसरे को द्वितीयक कुंडली तो सेकेंडरी। ठीक, देखो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या प्राइमरी में 1100 तो NP, फेरों को N से लिखते हैं, द्वितीयक में तो NS का मान 110 है। ठीक, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज तो VP, प्राथमिक मतलब प्राइमरी तो सब P से लिखेंगे। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा अभी निकाला Z, तो द्वितीयक है तो ZS से लिखेंगे। प्राथमिक कुंडली में ली गई धारा निकालो, IS इज द फाइंड आउट। प्राथमिक में ली गई धारा तो IP इज द फाइंड आउट। प्राथमिक की धारा आपसे पूछ रहा है। साइड में हमने यहां पे एक फार्मूला लिख दिया जो आपकी काम में आएगा, ये देखो, NS अपान NP बराबर ES अपान EP बराबर BS अपान BP बराबर IP अपान IS। इसे हम लोग कभी भी फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए होता है। फिलहाल हमने क्या किया, हमने ये वाली कंडीशन इस्तेमाल कर ली, जरा देखना ये वाली। हमने क्या किया, NS अपान NP ये देखो को BS अपान BP के बराबर रखा। क्यों रखा ऐसा, क्योंकि हमें 3 मान पता थे, ये पता था, ये पता था, ये पता था। मेरे पास VS का मान आ गया, और जब BS आ गया तो हमने इससे क्या किया, V बराबर I इंटू R। अगर भैया ओम का नियम लगाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में उसे प्रतिरोध नहीं प्रतिबाधा कहते हैं। तो V बराबर I इंटू Z लगाया, यहां से हम IS निकाल लेंगे, और जब IS आ गया तो फिर कोई कंडीशन ही नहीं है भैया। क्यों, क्योंकि V इंटू आई, B इंटू आई बराबर V इंटू आई, सीधी सी बात है। कहां से निकाल लिया, यहां से। देखो अगर हम आपको दिखाएं ये वाला फॉर्मूला, ये देखो, इसे इधर भेज दो तो VS इंटू IS बराबर VP इंटू IP के हो जाएगा। IP हमसे पूछ रहा था, VP हमें दे रखा है, VS हमें दे रखा है, IS हमें चाहिए था, जो हमने इस समीकरण का इस्तेमाल B बराबर I इंटू ZS से निकाल लिया, यहां पर रख देंगे। यानी ट्रांसफार्मर वाले सवालों में ये जो रिलेशन है हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, और हल करके कुल मिला के कभी NS दे देगा, कभी NP दे देगा, कभी BS दे देगा, कभी BP दे देगा, और इस तरीके से आपसे पूछ लेगा भाई। ठीक, फिर कई बार ऊर्जा पूछ लेता है। भैया ऊर्जा में क्या करोगे ये भी समझ लो। ऊर्जा क्या है, 10 ओम प्रतिरोध, तो देखो R दे रखा है, L का मान हेनरी यानी L दे रखा है, एक कुंडली में 50 वोल्ट, तो भैया V दे रखा है। ऊर्जा बताओ, तो भैया U बराबर फार्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। L दे रखा है लेकिन I नहीं है, कोई बात नहीं, ओम का नियम V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, तो V बटे R, V और R पता है, V अपान R रख के I निकल आएगा। ये देखो V अपान R रख दिया तो I निकल आया, हल करेंगे U की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से U बराबर हाफ LI स्क्वायर से आप निकाल सकते हो फार्मूले को भाई। ठीक, फिर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला सवाल पेपर में आ ही जाता है, आपके प्री बोर्ड में भी जरूर आया होगा। क्या है भाई, आपको समीकरण दे रखी है E बराबर 60 साइन 500x माइनस का 1.5 गुणे 10 की घात 11t। चुंबकीय, ये देखो E माने विद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखो E बराबर इसकी तुलना अगर हम करें, E बराबर E0 साइन, ठीक, ओमेगा टी kx माइनस का ओमेगा टी, ये ओरिजिनल समीकरण होती। तुलना करोगे तो E0 का मान कितना है, देखो 60 है। ठीक, E0 का मान कितना है, देखो 60 है, तुलना करके निकाल लेंगे। C बराबर E अपान V0 होता है। C प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8। यहां रखोगे तो देखो B0 निकाल लिया, और जब B0 निकाल लिया तो हमसे चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण पूछ रहा है, तो E की जगह पे क्या रख देंगे, B रख देंगे। E0 की जगह 60 था, B0 हमने निकाला तो यहाँ B0 लिख देंगे, बाकी समीकरण वैसे ही साइन 500x इस तरीके से निकाल देंगे। तो आपको विद्युत क्षेत्र की समीकरण दे रखी होगी, चुंबकीय की निकालनी होगी, उसके लिए इससे तुलना करेंगे, और B के में बदलने के लिए E0 की सहायता से V0 का मान निकाल लेंगे। बाकी समीकरण वैसे जहां जहां पे E है वहां पे B हो जाएगा भाई। ठीक, कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा, क्या पूछेगा, देखो V0 दे दिया, E0 आपसे पूछ लिया, तो वही फार्मूला E0 बराबर C B0 या E अपान B बराबर C, तो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। कई बार क्या होगा, इस तरीके से होगा, देखो भैया इस तरीके से भी ये सवाल आ जाता है कि B की एक समीकरण दे दी, तुलना कर ली, B बराबर B0 साइन ओमेगा t माइनस kx। तुलना करोगे तो देखो t के साथ t चल रहा है,
ओमेगा के साथ क्या चल रहा है, 2 गुणे 10 की घात 11। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, इसका मान 2 गुणे 10 की घात 11 है। एक्स है, के की जगह पे देखो 300 पाई चल रहा है, तो के का मान 2 पाई अपॉन लैम्डा होता तो 300 पाई चल रहा है। अगर समीकरण में लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य भी पूछी है, समझो, अगर तरंग दैर्घ्य भी पूछी है तो आप काट पीट के यहां से निकाल सकते हो, वरना b0 हमें पता चल गया है, E0 बराबर CB0 फिर लगाया, E0 निकाल लिया, कहानी फिर वही है, E बराबर E0 साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा प्लस 2 पाई टी अपॉन टी, सबको पता है। E ऐसे रख दिया, E0 का मान हमने 2400 निकाल लिया है, साइन आ गया, चाहो तो 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखो, वरना इसे K ही लिखा रहने दो, और जब K लिखा तो बाकी की समीकरण वैसे ही चला देंगे हम, कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे ही आ जाएगी पूरी। फिर सर जी आपने ये तुलना करके क्यों दिखाया हमें, बाई चांस आपसे कह दें लैम्डा निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो K से हम लोग तुलना करते हैं, ये देखो जो K से तुलना करते हैं 300 पाई, ये K बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा भी रख सकते हैं, यहां से लैम्डा भी हम लोग निकाल सकते हैं भाई, ठीक। मान लिया समय पूछ ले टी, तो आप ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी रख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, वरना नॉर्मली क्या करते हैं, V0 यहां से निकाला, E बराबर CB0, E निकाला, B की जगह E कर दिया, B0 की जगह E0 रख दिया, और समीकरण आराम से बदल जाती है भाई, ठीक। ये एक बहुत ही सरल सवाल होता है। इस सवाल में क्या है भैया, इस सवाल में वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं, दे रखी है, अपवर्तनांक को N से लिखते हैं, अपवर्तनांक को N से लिखते हैं, कांच में कोई भी माध्यम में प्रकाश की चाल को V से लिखते हैं, फार्मूला N बराबर C अपॉन V लगाएंगे, सारे मान रख देंगे, आंसर आ गया 2 गुणे 10 की घात 8, ठीक है भाई। अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्या सवाल है, वायु के सापेक्ष जल, मेरी एक बात सुनिए, जिसके सापेक्ष होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका होगा उसे नीचे लिखेंगे, तो वायु को एयर कहते हैं यानी A, वायु के सापेक्ष जल, तो जल को वाटर यानी W, का अपवर्तनांक को N से लिखते हैं, तो ये ANW दे रखा है कितना, 4/3, देखते रहना भाई। वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के तो A ऊपर, कांच को ग्लास लिखते हैं तो G नीचे, अपवर्तनांक कितना है 5/3 दे रखा है, ये देखो। अब कह रहा जल के सापेक्ष, जल को वाटर कहते हैं तो W ऊपर, कांच का तो कांच नीचे, G आपसे पूछ रहा है, ये देखो, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर, जिसका उसे नीचे। अब तरीका क्या होता है फार्मूला बनाने का, अगर आपको WNG निकालना है तो देखो G जो नीचे लिखा होगा उसका माला मान ऊपर लिखेंगे, G नीचे लिखा है, दोनों में से G इसमें है तो इसे ऊपर लिखेंगे ANG, बटे में W ऊपर है तो W वाले को नीचे लिखेंगे ANW, G वाले का मान 5/3 है, W वाले का मान 4/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, जिसके सापेक्ष उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका होगा उसे नीचे लिखेंगे, ठीक। कई बार शक्तियों वाले सवाल आ जाते हैं, दो लेंस जिनकी शक्तियां, शक्ति मतलब पावर, तो P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ, दोनों जब जुड़ेंगे तो शक्तियां भी जुड़ेंगी, तो P बराबर P1 प्लस P2, पहला 4 है दूसरा -2 है, तो जुड़ने के बाद 2D रह जाएगा। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो क्षमता आ गई 2 डायोप्टर। हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी क्षमता की हमेशा उल्टी होती है, 1/P, P का मान 2 आया है, तो यही आंसर छोड़ सकते हो मीटर में, विकल्प में आए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रख सकते हो, बटे में 2 चल ही रहा है, 2 से कट जाएगा तो 50 सेंटीमीटर भी आंसर आ सकता है, ठीक। इस तरीके का सवाल आपसे पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए, कांच के एक प्रिज्म का कोण, समझो भैया प्रिज्म कोण को हमेशा A से लिखते हैं, प्रिज्म कोण को काहे लिखते हैं A से, तो A का मान कितना दे रखा है 60, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा M से लिखते हैं, अल्पतम विचलन कोण दे रखा है कितना 30, कांच का अपवर्तनांक बताओ, N इज द फाइंड आउट, प्रिज्म का फार्मूला होता है N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन में 2, ये देखिए, और बटे में होता है साइन A/2, ये देखो A का मान कितना दे रखा है, ये 60 है, रख दिया, डेल्टा M 30, 60 30 90/2 45 हो जाएगा, नीचे ये 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 2 जाएगा ऊपर, √2 से 2 कटेगा तो आंसर आ जाएगा √2। तो इस तरीके से प्रिज्म वाला सवाल आपको पता होना चाहिए। फिर भैया एक सवाल ऐसे पूछ सकता है आपसे, ये सीख लो,
कह रहा निर्वात में किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य दे रखी होगी, तो तरंग दैर्घ्य निर्वात के लिए लैम्डा दे रखा है 4800। यदि जल का अवल्तनांक n दे रखा है, अवल्तनांक को n से लिखते हैं, तो जल की तरंग दैर्घ्य लैम्डा w आपसे पूछ रहा है। फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा w बराबर n, मान रख दिया, हल कर दिया, लैम्डा w आपका निकल आएगा भाई। ठीक, एक सवाल ये आपको प्री बोर्ड में भी दिखा होगा, आता है बार बार। कह रहा समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयाम यानी एम्पलीट्यूड, तो ये A1 और A2 दे रखा है। ठीक, A1 A2 दे रखा है। अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो फार्मूला होता है अधिकतम I मैक्स बटे I मिनिमम। अगर आपको तीव्रता दे रखी होती कि तीव्रता, तो आप लगाते √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ये होता है। यहां आयाम दे रखा है तो सीधे फार्मूला होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का स्क्वायर। यहां पे 4 प्लस 3 रेशियो दे रखा है, K कॉमन होकर कैंसिल ही हो जाएगा, 4 माइनस 3 हल करेंगे, आंसर आएगा 49/1। ठीक, ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। फिर अगला देखिए, कार्यफलन वाला एक सवाल आता है। किसी धातु के कार्यफलन का मान, कार्यफलन को काहे लिखते हैं, W से लिखते हैं, W दे रखा है और 6.6 EV है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे, ये जूल में बदल जाएगा। फिर कह रहा देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से लिखते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। फार्मूला होता है W बराबर H न्यू जीरो, तो न्यू जीरो बराबर W अपॉन H, W का मान रख दिया, H का मान प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10⁻34 रख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बाई चांस देहली तरंग दैर्घ्य पूछ ले तो आप फार्मूला लगाओगे W बराबर HC अपॉन लैम्डा जीरो। समझो, आवृत्ति होती H न्यू जीरो और इसकी उल्टी होती तरंग दैर्घ्य, तो HC अपॉन लैम्डा जीरो होता है। ठीक, ये फार्मूला आप लगाओगे अगर देहली तरंग दैर्घ्य आपसे पूछ ली जाए, काम का है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन समझिए, आइंस्टीन की समीकरण वाला है। एक प्रकाश विद्युत तल का कार्यफलन यानी W फिर दे रखा है, 4 EV है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 लगाएंगे, जूल हो जाएगा। 3 गुणे 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति है, तो आवृत्ति न्यू बराबर रख दोगे 3 गुणे 10⁻15। ठीक, अधिकतम वेग बताओ, तो V मैक्स इज द फाइंड आउट, आपको पढ़ा रखी है आइंस्टीन की समीकरण, हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस का ओमेगा होता है, तो V मैक्स का स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा। सारे मान हम लोगों को पता है, 2 रख दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको बता चुके हैं अभी ऊपर कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख लोगे 9.1 माइनस के 31, प्लांक नियतांक है, न्यू पता है, W पता है, हल करोगे V मैक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, कई बार इस तरीके के सवाल आते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और आ जाते हैं। क्या होते हैं, पृष्ठ पर तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी होगी, तो तरंग दैर्घ्य भैया एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, रख लिया। लैम्डा दे रखा है। फिर कह रहा प्रकाश आपतित होने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ, यानी ऊर्जा पूछ रहा है। कार्यफलन फिर वही दे रखा, EV को बदल लेंगे। फार्मूला E बराबर HC अपॉन लैम्डा माइनस का W, H पता, C प्रकाश की चाल, लैम्डा दे रखा है, W दे रखा है। जब लैम्डा और W दे रखा हो आप ये फार्मूला लगाओगे और आराम से इसे आप हल कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, फिर एक ये नाभिक वाला सवाल है जो कई बार रिएक्शन में भी आता है और कई बार अलग से भी आता है। समझो, दोनों तरीके आपको बताते हैं। क्या कहेगा सुनो, कह रहा 8O16 है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति बताओ। पहले तो द्रव्यमान क्षति समझो क्या होती है। 5 के आलू अलग लो, 5 के आलू अलग लो, कितने आलू हो गए, ज्यादा आलू ज्यादा चटनी, मिला के 10 रुपए के लोगे, कम चटनी डला पाओगे, द्रव्यमान कम हो जाएगा। मान लिया मेरे पास 1 करोड़ रुपए, किसी के पास 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ है, शादी करी तो 2 करोड़ नहीं रह जाएंगे, क्योंकि दोनों के मिलने में 10, 20, 50 लाख रुपए, अरे 10 रुपए भी अगर खर्च होंगे तो बारात में खर्च हो जाएंगे, यानी कुछ द्रव्यमान में क्षति हो जाएगी। वैसे ही जब प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है, तो द्रव्यमान ज्यादा होता है। जब दोनों मिलते हैं नाभिक बनता है। नाभिक में कौन होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जब दोनों मिलते हैं तो कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है, इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो अगर हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी होती है तो हम प्रोटॉन को अलग तौल लें, न्यूट्रॉन को अलग तौल लें, दोनों को जोड़ लें, में से जब ये मिलके नाभिक बना लेंगे तो इसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा दें। तो मान लिया जो दोनों को अलग अलग तौला तो 10 आया,
जब ये मिले तो 9 रह गया, तो द्रव्यमान क्षति कितनी की हो गई? 1 की हो गई। ठीक, तो इस तरीके से द्रव्यमान क्षति हम लोग निकालते हैं। एक चीज और समझ लो, 8O16 है, जो नीचे लिखा होता है ये नंबर होता है, जितना नंबर है उतने ही प्रोटॉन, यानी इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 8, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। 16 में से 8 जाएंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 8। ठीक, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। देखो द्रव्यमान दे रखा है, तो अगर हम कहें कि जब अलग अलग होंगे तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन ज्यादा वजन रखते होंगे। जब उन्होंने मिलकर ऑक्सीजन का नाभिक बनाया होगा तो कुछ कमी आ गई होगी, वो कमी ही द्रव्यमान क्षति होगी। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे? 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि अलग अलग रहे होंगे में से जब ये मिले तो 8 ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान। मान आपको सारे दे रखे होंगे भैया। ठीक, मान रख के हल करोगे, देखो डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति निकल आई। द्रव्यमान क्षति देखो मान एएमयू में दे रखे थे, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो आंसर भी हमेशा एएमयू में आएगा। जब द्रव्यमान क्षति निकल आती है तो एक एएमयू में होता है 931 MeV। आपको बता चुके हैं थ्योरी में, 931 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये आपकी निकल आएगी बंधन ऊर्जा। अब समझो बाई चांस आपसे कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा तो आप गुणा करके निकालोगे, प्रति न्यूक्लियन का मतलब बटे में न्यूक्लियन और लिख दो। बंधन ऊर्जा कितनी? देखो 309.73। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? अभी ऊपर देखो 8 निकाले थे, घटा के न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 8, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। तो प्रति का मतलब बटे में न्यूक्लियन यानी 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से भाग दे देंगे तो भैया ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल आएगी भाई। ठीक, कई बार ऐसी रिएक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, तरीका तब भी वही है कि भैया जब अलग अलग थे, जैसे ये अलग थे ये अलग थे, तो द्रव्यमान ज्यादा रहा होगा, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये देखो जोड़ दिया, बाएं पक्ष का द्रव्यमान जोड़ लिया इन्हें में से। जब ये बना होगा तो कुछ खर्चा हो गया होगा, कितना खर्चा? तो इनमें से हमने इन्हें घटा दिया, तो इनके द्रव्यमान दे रखे हैं, इनके दे रखे हैं, भैया पहले ज्यादा रहा होगा, मिले होंगे, कुछ बनाया होगा तो कुछ खर्च हो गया होगा। जब खर्च हो गया तो जो बचा वही द्रव्यमान क्षति है। अगर आप उसकी 931 से गुणा कर दोगे तो वो बंधन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी भाई। ठीक, एक सवाल हमने और यहां पर आपको दिया है जो कि इससे नहीं आता है, इस यूनिट से। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान 25। कितना परिवर्तन? वोल्टेज में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है कि धारा जो है वो कितनी हो जाए? 2 मिली एम्पियर हो जाए। तो आर 25 है, डेल्टा आई 2 × 10⁻³ है, आर बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। कौन सा नियम? वी बराबर आई आर, ओम का नियम है, तो आर बराबर बी बटे में आई आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम कहें हमें क्या चाहिए, वोल्टेज पूछ रहा है, तो आई का मान कितना है बताओ? 2 × 10⁻³ मिली हटाया है। आर का मान कितना है? 25 है, गुणा करोगे 25 दूनी 50 × 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। ठीक, देखो भैया हुआ क्या है, हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। पहले हमने सोचा था कि हम ये वीडियो बहुत मतलब पूरी करेंगे, 100 सवाल लगवाएंगे। ठीक, लेकिन 100 सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी किताब की जब हमने एनालिसिस करी है और पूरे अनसॉल्व्ड की भी एनालिसिस करी है, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे मॉडल अनसॉल्व्ड 2-3 प्रकाशन के मॉडल सब कुछ रखा हुआ है। ये वो सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब हम आपको क्या करने वाले हैं, इसके बाद पहले तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बहुत आराम से समझाया हमने। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, BDKDN यूपी बोर्ड करके अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने कोर्स में ज्वाइन कर रखा, हमने पहले भी कह रखा है, इस बार एक अच्छा सा मीटअप रखेंगे, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन, जो हाईएस्ट होंगे उन सभी के लिए कुछ सम्मान होगा, सब लोग मिलेंगे। अभी वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंच रहे हैं भाई। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले तो ये भरोसा करो कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। कैसे करना है? तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो डे 1 से आप देखना शुरू करोगे फिजिक्स की वीडियोस। ठीक, 10 वीडियो हमने करा रखी, उन्हें देखो। जब आप वो देख लोगे सारे फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। फिर ये पूरी पीडीएफ अपने आप बैठ के हल करो, इसमें हर वैरायटी के सवाल है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 से 3 पेपर आपको हल कराएंगे जो कि ब्रह्मास्त्र पेपर है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये तो पेपर हम पूरा हल कर पा रहे हैं, और उनमें अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल होगा तो वो आपको लगवा दिया जाएगा भाई। ठीक, बाकी ये सारे के सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो बहुत खतरनाक है भाई, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भेजिए, हम आजकल देख रहे हैं बैठे हुए भाई। ठीक है, बाकी अपना व्हाट्सएप नंबर है 86045
07939। भैया इस पर फ़ोन करने की कोशिश मत करना, बंद रहता है, रिचार्ज हो सकता है ना बताए कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है भाई, ठीक। इस पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। पहली बात तो जो सीरीज हम ला रहे हैं इसे फॉलो करो, ठीक। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, अपनी क्या दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। हमने आपसे कहा था जनवरी के खत्म होते होते सारी सीरीज खत्म कर देंगे। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हो, केमिस्ट्री की वीडियोस लगभग 5 पड़ गई हैं, आधा वन शॉट उड़ गया, बचे हुए 5 दिनों में उड़ जाएगा। इंग्लिश की वीडियो 10 पड़ गई हैं। हिंदी की सीरीज थोड़ी सी पीछे है लेकिन वो करा देंगे, बहुत तेजी से दौड़ेगी। और बायोलॉजी भी लगभग 18-20 दिन की हो गई है, थोड़ा बहुत बता के खत्म कर देना, जो कि आने वाले 5 दिनों में सब उड़ा देंगे भाई, ठीक। लगभग सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। तो जो लोग भी हो भाई, कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।